नमस्कार, जय हिंद। आई हिंदी चैनल से मैं हूं प्रदीप, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये है टेस्ट नंबर 4 और इस वीडियो में हम टेस्ट 4 से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्न झीलों में से कौन पूर्णतः संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। आपको पता है कि यहाँ पर 5 झीलें हैं, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, इरी और ओंटारियो। ये जो झीलें हैं इनको आप शॉर्ट में किस नाम से याद कर सकते हैं? होम्स। ठीक है, HOMES। ठीक है, ह्यूरॉन, ओंटारियो, मिशिगन, इरी, सुपीरियर। क्रम बनाना चाहें तो सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, इरी और ओंटारियो। तो यहाँ पर आपको पता है कि ये जो 5 झीलें हैं ये USA और कनाडा के बीच में सीमा भी बनाती हैं, लेकिन इसमें से एक झील ऐसी है जो पूरी तरीके से संयुक्त राज्य अमेरिका में अवस्थित है। वो कौन सी झील है? आपका आंसर क्या हो जाएगा? मिशिगन। ठीक है, आगे चलें। निम्न में से किस यंत्र का भूकंप तरंगों के मापन के लिए प्रयोग किया जाता है? किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है भूकंप तरंगों के मापन के लिए? वो है सिस्मोग्राफ। नाम से कंफ्यूज मत करिएगा, सिस्मोग्राम, सिस्मोस्कोप, सिस्मोमीटर, वो होता है सिस्मोग्राफ। ठीक है, सिस्मोग्राफ। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन महाद्वीपों के क्षेत्रफल का सही अनुक्रम, यहाँ पर अवरोही क्रम में आपको बताना है। अवरोही क्रम, अवरोही का मतलब हो गया घटता हुआ क्रम। तो आपको सबसे पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो आपको पता है कि सबसे बड़ा कौन सा होता है? यहाँ पर महाद्वीप है एशिया, फिर अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, तो आपका क्रम क्या हो गया? एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, भारत के निम्न पर्वत प्रणालियों में कौन सबसे पुरानी है? तो कौन सबसे पुरानी है? अरावली। ठीक है, ये प्री कैम्ब्रियन युग में ही इसका निर्माण हुआ है। बाकी हिमालय तो एक नवीन मोड़दार पर्वत श्रृंखला है। क्लियर हो गया? तो अरावली सबसे पुरानी पर्वत प्रणाली है। आगे चलते हैं। कर्क रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती है? आपको बताना है कि कर्क रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती। त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। मणिपुर से कर्क रेखा नहीं गुजरती। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। अगर आप इसका पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम देखें तो कहाँ से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एंड लास्ट मिजोरम। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इसमें मणिपुर का नाम नहीं है। जो मणिपुर पड़ता है वो नागालैंड के नीचे पड़ेगा और यहाँ पर मिजोरम के ऊपर पड़ेगा। ठीक है, तो मिजोरम से होके चली जाती है लेकिन मणिपुर से होके नहीं जाती। क्लियर हो गया? चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बताना है कौन एक सुमेलित नहीं है। इन चीज़ों पे आप गौर करेंगे कि यहाँ पर क्या पूछा है कि सुमेलित नहीं है। ठीक है, ओणम आंध्र प्रदेश, पोंगल तमिलनाडु, बिहू असम, बैसाखी पंजाब। तो बैसाखी तो ठीक है, क्योंकि बैसाखी से आपको पता है कि इस दिन 13 अप्रैल को जो घटना हुई थी पंजाब में, जलियांवाला बाग हत्याकांड, वहाँ पर लोग बैसाखी का त्यौहार ही मना रहे थे। ठीक है, सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में प्रस्ताव भी पास कर रहे थे। इसके अलावा बैसाखी का उस दिन त्यौहार भी था। तो पंजाब में, बिहू असम में मनाया जाता है, पोंगल तमिलनाडु में, ओणम आंध्र प्रदेश में नहीं मनाया जाता। ओणम मनाया जाता है केरला में। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? 6 का ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर आपको बताना है खनन क्षेत्र और खनिज मैच करवाना है। ठीक है, कहाँ पर क्या क्या है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। अच्छा, पहले तो मैं आपको बता दूं लोकेशन। गुरु महिसानी कहाँ पर है? गुरु महिसानी है उड़ीसा में, तलचर उड़ीसा में, जादूगोड़ा कहाँ पर है? झारखंड में, और जावर कहाँ पर है? राजस्थान में। ठीक है, तो जावर की खान से क्या मिलता है? सीसा मिलता है। तलचर उड़ीसा, अब यहाँ पर देखिए डिटेल में देख लीजिए आप। देखिए, गुरु महिसानी लोहे के लिए फेमस है, तलचर कोयले के लिए, जादूगोड़ा यूरेनियम के लिए और जावर शीशे के लिए। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। निम्न द्वीपों में कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच में है? तो भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सा है? रामेश्वरम। ठीक है, रामेश्वरम। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? सबसे अधिक लंबा तट किस राज्य का है? तो आपको पता है गुजरात का समुद्री तट सबसे लंबा है और इसके बाद किसका है? आंध्र प्रदेश का। ठीक है, गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश का। आप यहाँ देख सकते हैं कि गुजरात के समुद्री तट की लंबाई कितनी है? 1214.7 किलोमीटर। क्लियर हो गया? चलिए आगे चले। अगर हम बात करें संघ शासित प्रदेशों की तो उसमें सबसे लंबा समुद्री तट किसका है? अंडमान एंड निकोबार का। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पालघाट दर्रा किन पहाड़ियों के बीच में स्थित है? पालघाट, देखिए 3 दर्रे आपको पता होने चाहिए, थाल घाट, भोर घाट और
पालघाट, थालघाट, भोरघाट और लास्ट में पालघाट। तो आपको बताना है कि पालघाट दर्रा किन पहाड़ियों के बीच में है, तो नीलगिरी और अन्नामलई। ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, नीलगिरी और अन्नामलई। और यहाँ से जो रास्ता है वो रेल और सड़क मार्ग होकर गुजरता है, कालीकट, त्रिचूर, कोयम्बटूर, इंदौर तक ये गुजरते हैं। इंदौर नहीं है ये, ठीक है, ये इंदौर नहीं है, मध्य प्रदेश वाला। आगे चलें, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच स्थित ग्रह हैं कौन? तो आपको क्रम तो पता होगा। अगर यहाँ पर सन है, सूर्य है, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में, तो सूर्य के बाद बुध, शुक्र, तो कौन से ग्रह हैं? बुध, शुक्र और पृथ्वी। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में बुध और शुक्र हैं। आपका आंसर क्या हो जाएगा? बुध एवं शुक्र। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। आपको पता है कि क्या है? घास के मैदान है। प्रेरीज उत्तरी अमेरिका सही है, पम्पास दक्षिणी अमेरिका बिल्कुल सही है, स्टेपीज यूरोप सही है, विल्ड एशिया गलत हो गया। विल्ड कहाँ पाया जाता है? तो विल्ड का जो मैदान है वो दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 आपको यहाँ पर बताना है कौन सी नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है? मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? लिम्पोपो है। ठीक है, और जबकि कांगो नदी जो है वो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। कांगो या जायरे, इसी को हम कांगो नदी को किस नाम से जानते हैं? जायरे नदी के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 निम्न अभ्यारण्य एवं राज्यों के युग में कौन सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कौन सही सुमेलित नहीं है। सिमलीपाल उड़ीसा बिल्कुल सही है, नोकरेक मेघालय बिल्कुल सही है, नोकरेक चोटी भी है वहाँ पर, दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल सही है, ये नदियों के नाम भी हैं। और अगस्त्यामलई कर्नाटका ये गलत हो गया। जो अगस्त्यामलई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो केरला और तमिलनाडु दोनों एरिया में पाया जाता है। कुछ ज़िले इसमें केरला के शामिल हैं और कुछ ज़िले तमिलनाडु के शामिल हैं। क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं। आपको बताना है यहाँ पर दर्रा और किस राज्य में कौन है। तो माना, नीति, धर्मा, लिपुलेख ये सब कहाँ पर हैं? उत्तराखंड में। ठीक है, जो जिला आपको पता है जम्मू कश्मीर, नाथुला सिक्किम में है और सिपकिला हिमाचल प्रदेश में। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर आपको बताना है पर्वत शिखर और उनकी स्थिति कहाँ पर है। ठीक है, किस देश में वो स्थित है। माउंट एल्ब्रुस, एल्ब्रुस कहाँ पर है? रशिया में, या इसे ही आप यूरोप बोल सकते हैं। काकेशस पर्वत जो कि एशिया और यूरोप के बीच की बाउंड्री बनाता है, जो ब्लैक सी से शुरू होता है और जाकर ब्लैक सी से शुरू होकर कैस्पियन पे जाके ख़त्म होता है। ध्यान से देखेंगे आप काकेशस को, तो इसी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? एल्ब्रुस। ठीक है, तो एल्ब्रुस कहाँ पर है? रूस। इसके अलावा माउंट कुक कहाँ पर है? न्यूजीलैंड। किलिमंजारो कहाँ पर है? तंजानिया। और माउंट मैकिनले ये है संयुक्त राज्य अमेरिका में। संयुक्त राज्य अमेरिका का जो अलास्का प्रांत है, ठीक है, अलास्का में देखेंगे तो यहाँ पर अलास्का रेंज और ब्रुक्स रेंज, तो ब्रुक्स रेंज और अलास्का, तो यहाँ पर जो अलास्का रेंज है उसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? माउंट मैकिनले। ठीक है, माउंट मैकिनले। और इसके बाद जो माउंट मैकिनले का आज नाम है वो क्या है? डेनाली। क्या नाम है? डेनाली। ठीक है, आपको इसको याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विली विली क्या है? विली विली आपको पता है कि ये एक चक्रवात का नाम है। हमने पिछले टेस्ट में भी इसको सॉल्व किया था। तो ये कहाँ पर पाया जाता है? उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात होता है। ठीक है, चक्रवात का नाम है। चक्रवात क्या होता है? चक्रवात एक निम्न दाब का क्षेत्र होता है जिसके चारों ओर उच्च वायुदाब की समदाब रेखाएं पाई जाती हैं। ठीक है, जिसमें हवाएं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की निम्नांकित तेल रिफाइनरियों को पूर्व से पश्चिम की ओर व्यवस्थित कीजिए। इसमें आपको क्रम बताना है। जो ऑयल रिफाइनरीज हैं पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम बताना है। चलिए देख लेते हैं। अगर आपको इनकी लोकेशन पता है तो आप कर सकते हैं। चलिए पहले लोकेशन पे बात करते हैं। बरौनी कहाँ पर है? तो बरौनी हमें पता है, बरौनी है बिहार में। ठीक है, बोगईगांव ये कहाँ पर है? असम में। कोयली, कोयली कहाँ पर है? कोयली गुजरात में। और बीना, बीना है एमपी में। तो चलिए क्रम बना लेते हैं। सबसे पहले हम असम को ढूंढेंगे। असम में कौन सा है? बोगईगांव। उसके बाद असम के बाद बिहार आ गया, तो बिहार बरौनी में। उसके बाद एमपी में, एमपी में बीना है। और फिर कोयली, कोयली कहाँ पर है? गुजरात में। तो क्रम बन गया आपका बोगईगांव असम, फिर बिहार, और फिर यहाँ पर बीना एमपी, और फिर कोयली। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
यहाँ पर आप देख सकते हैं। मिनिकॉय और अमीनदीवी द्वीप कौन से द्वीप समूह के हिस्से हैं? मिनिकॉय, अमीनदीवी, लंकादीव। आपको पता है जब आप पॉलिटी पढ़ते हैं तो लंकादीप, मिनिकॉय और अमीनदीवी, इन द्वीपों को मिला करके एक नया द्वीप बनाया गया, नया नाम रखा गया लक्षद्वीप। ठीक है, तो ये किसके हिस्से हैं? लक्षद्वीप के हिस्से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं। 1956 में लक्षद्वीप का नाम रखा गया लंकादीव, मिनिकॉय और अमीनदीवी को मिला करके। ठीक है, कुल इसमें 36 द्वीप हैं, लेकिन इसमें 7 द्वीपों पर ही लोग रहते हैं। आगे चलें, यहाँ पर देख सकते हैं लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती और इसकी राजकीय भाषा अंग्रेजी, मलयालम और हिंदी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मन्नार की खाड़ी किसके नज़दीक स्थित है? तो मन्नार की खाड़ी आपको पता है तमिलनाडु के तट के करीब है। आगे चलते हैं, भारतीय कृषि में निम्न में से कौन सा एक संस्थागत सुधार है? ठीक है, जब आप मेंस का टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें भारतीय कृषि में सुधार की बात करेंगे तो कई प्रकार के सुधार होते हैं, तकनीकी सुधार। एक उसमें आता है संस्थागत सुधार, जिसमें शामिल किया जाता है सहकारी खेती को। ठीक है, रासायनिक उर्वरक का प्रयोग, क्रेडिट की फैसिलिटी उपलब्ध करवाना, सिंचाई की सुविधा, ये सब चीज़ें संस्थागत सुधार नहीं है। ठीक है, जबकि सहकारी खेती ये क्या है? एक संस्थागत सुधार है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भारत में बाघ परियोजना कब प्रारंभ की गई? आपको पता है कि 1972 में भारत में कानून आया। ठीक है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। इसी कानून के तहत विभिन्न जो जीव हैं, जैव विविधता को बचाने के लिए जीव जरूरी होते हैं, तो इनके संरक्षण के लिए विभिन्न प्रयास शुरू किए गए। टाइगर प्रोजेक्ट, फिर एलिफेंट प्रोजेक्ट, घड़ियाल प्रोजेक्ट, बहुत ढेर सारे प्रोजेक्ट शुरू किए गए। तो इसी में जो पहला प्रोजेक्ट शुरू किया गया वो 1973 में बाघ परियोजना की शुरुआत हुई। और आज देख लीजिए आपके 18 राज्यों में आज 50 कुल टाइगर रिजर्व क्षेत्र हैं। ठीक है, 50 बाघ संरक्षण क्षेत्र बनाए गए हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र ज्वारीय ऊर्जा विकास के लिए आदर्श परिस्थितियां प्रदान करता है? आपको पता है कि आज जीवाश्म ईंधन से एनर्जी प्राप्त करने की वजह से क्लाइमेट चेंज, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग आदि बहुत सारी चुनौतियां उत्पन्न हो रही हैं। तो अब दुनिया के सभी देश लगभग नवीकरणीय ऊर्जा की ओर शिफ्ट हो रहे हैं। तो ये जो ज्वारीय ऊर्जा है, ज्वार भाटा के माध्यम से विद्युत उत्पन्न करने का एक तरीका है। तो इस अब सभी देश जब ज्वारीय ऊर्जा की ओर, नवीकरणीय ऊर्जा की ओर शिफ्ट हो रहे हैं, तो भारत भी इनमें कोशिश कर रहा है। तो अब देखना है कि ज्वारीय ऊर्जा विकास के लिए आदर्श परिस्थितियां भारत में कहाँ पाई जाती हैं। तो भारत में ज़्यादातर कच्छ की खाड़ी वाला जो एरिया है, वहाँ पर ज्वारीय ऊर्जा की विकास की असीम संभावनाएं विद्यमान हैं। आगे चलते हैं। निम्न ज्वालामुखियों में से कौन सा विलुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है? एक्सटिंक्ट हो चुका है। एक्सटिंक्ट का मतलब क्या हो गया कि अब इस ज्वालामुखी से लावा उद्गार की कोई संभावना नहीं है। ठीक है, जो सक्रिय होते हैं उनमें समय समय पर लावा उद्गार होता रहता है। जो सुसुप्त हैं, जो सो रहे हैं, सुसुप्त का मतलब क्या हुआ? जो सो रहे हैं और कभी भी जाग सकते हैं। कहने का मतलब पिछले कई वर्षों से, कई दशकों से, सदियों से उसमें ज्वालामुखी उद्गार नहीं हुआ है, लेकिन कभी भी उसमें से उद्गार हो सकता है। लेकिन जो विलुप्त हो गए हैं अब उनमें कभी उद्गार नहीं होगा। उनका जो मुख है उस पर पानी जमा हो गया है, वो झील बन गई है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा? माउंट पोपा। ठीक है, ये जो पोपा ज्वालामुखी है ये विलुप्त हो चुका है। माउंट एटना ये तो सक्रिय है, विशुवियस सुसुप्त है, कोटोपैक्सी सक्रिय है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं म्यांमार का माउंट पोपा कहाँ पर है? म्यांमार में। इक्वेडोर का चिम्बर है, जो ईरान का कोह सुल्तान और देवबंद, ये सब क्या है? सुसुप्त हो चुके हैं। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा अधात्विक खनिज विद्युत व इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में प्रयुक्त होने वाला सबसे महत्वपूर्ण खनिज है? कौन सा? अभ्रक। आपको पता है कि आपके पास जो आयरन है, जिसको हम सामान्य बोलचाल की भाषा में प्रेस बोलते हैं, जब उस प्रेस की कभी आपकी प्लेट ख़राब हो जाती है, जब वो गर्म नहीं करता, जब आप उसे दुकान पे ले जाते हैं तो अगर वो आपके सामने कभी खोलता है तो उस पर ध्यान से देखिएगा, उस पर अभ्रक की एक सीट लगी होती है। ठीक है, वो अभ्रक की सीट क्या करती है? वो सीट आपकी जो हैंडल होता है पकड़ने के लिए, उसको गर्म करने से बचाता है, क्योंकि आपकी नीचे की ब्लेड तो पूरी गर्म होती है। तो आखिर आपकी हैंडल क्यों नहीं गर्म होती? अब आप कहेंगे हैंडल तो प्लास्टिक की है। तो प्लास्टिक की है तो क्या हुआ? वो पिघल भी तो सकती है, लेकिन वहाँ तक टेम्परेचर नहीं आ पाता। क्यों? क्योंकि ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हो पाता, क्योंकि उसके ऊपर अभ्रक की एक सीट लगी हुई है। ठीक है, तो अभ्रक का प्रयोग काफ़ी ज़्यादा होता है, एक अधात्विक खनिज है।
आगे चलते हैं। और अभ्रक उत्पादन में भारत का विश्व में पहला स्थान है, ठीक है। और जबकि राज्य में आंध्र प्रदेश सर्वाधिक अभ्रक का उत्पादन करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सी बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं का उद्देश्य नहीं है। नाम है बहुउद्देशीय नदी परियोजना। कोई भी ऐसी नदी परियोजना जिसका अनेक उद्देश्य हो उसे क्या कहते हैं, बहुउद्देशीय नदी परियोजना। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक उद्देश्य इसका नहीं होता। विद्युत उत्पादन बिल्कुल होता है, बाढ़ कंट्रोल करना बिल्कुल होता है। जैसे कि बिहार में, बंगाल में ये जो नदियाँ बाहर लेके आया करती थी तो डैम बनाया गया ताकि जो बारिश का पानी हो उसे रोका जा सके। तो बाढ़ नियंत्रण तो उद्देश्य होता ही है। जल प्रदूषण को कम करना नहीं, जल प्रदूषण को कम करना नदी परियोजनाओं का उद्देश्य नहीं होता। आंतरिक नौचालन बिल्कुल होता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। आगे चलते हैं, आप यहाँ पर कुछ चीज़ें देख सकते हैं। बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं को हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। और भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी परियोजना दार्जिलिंग में कलिंगपोंग नाम था उसका, 1897 में शुरू की गई थी। और कावेरी नदी पर शिव समुद्रम परियोजना 1902 में शुरू की गई, जो प्रथम बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना थी। क्वेश्चन नंबर 27, मृदा अपरदन को किस प्रकार से रोका जा सकता है, अर्थात मृदा के बहाव को कैसे रोक सकते हैं। वनस्पति को हटा देंगे तब तो और मृदा अपरदन होगा। जंतुओं के द्वारा अतिचारण से, जब जंतु बहुत ज़्यादा घास को चर लेते हैं तो क्या होता है, इससे मृदा के जो कण हैं वो अव्यवस्थित हो जाते हैं, घास नहीं रह जाती, तो मृदा अपरदन होगा। अधिक वृक्षों के रोपण के द्वारा, जी हाँ बिल्कुल सही, जब आप ज़्यादा वृक्ष लगाएंगे तो वृक्ष की जो जड़ें हैं वो मृदा की कड़ों को बांधे रखती हैं, तो मृदा अपरदन नहीं हो पाता, ठीक है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 27 का सी। क्वेश्चन नंबर 28, संसार में सबसे लंबा पार महाद्वीपीय रेल मार्ग कौन सा है। पार महाद्वीपीय रेल मार्ग का मतलब ट्रांस, ठीक है, पार का मतलब क्या होता है, ट्रांस। तो पार महाद्वीपीय रेल मार्ग कौन सा है, तो आपको पता है यहाँ पर ये है पार साइबेरियन मार्ग, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, जो कहाँ से कहाँ तक जाता है, जो जाता है आप यहाँ देख सकते हैं सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्टॉक तक, ठीक है। काफ़ी ये लंबा रेल मार्ग है और इसमें बहुत ढेर सारे बीच में रेलवे स्टेशन हैं, चीता वगैरह, ढेर सा चीता एक नाम है रेलवे स्टेशन का, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं मॉस्को, चेलियाबिंस्क, मस्क, इर्कुटस्क आदि प्रमुख स्टेशन है। कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर के और व्लादिवोस्टॉक तक के बीच में कौन कौन से स्टेशन पड़ते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ये सबसे लंबा ट्रांस रेल मार्ग है। आगे चलते हैं, निम्न वनों के प्रकारों में से किस प्रकार के वनों को मानसूनी वन कहा जाता है। किन प्रकार के वनों को मानसूनी वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को क्या कहा जाता है, मानसूनी वन। भारत में आपको पता है कि जो वर्षा होती है वो मुख्यतः मानसूनी वर्षा होती है। तो भारत के जो वन है वो मुख्यतः कौन से हैं, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। पर्णपाती वन की खास बात क्या है, विशेषता क्या है कि ये वर्ष के एक टाइम में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, ठीक है, पर्णपाती वन। तो जो मानसूनी वन होते हैं वो पर्णपाती वन कहलाते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो जो मानसूनी वन होते हैं वो कई प्रकार के, एक होता है उष्णकटिबंधीय मानसूनी आर्द्र वन, फिर एक होता है पर्णपाती वन, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो चीज़ें आप देख रहे हैं ये पूरी तरीके से फैक्टर डिसाइड करता है वर्षा, ठीक है। कौन से ऐसे कारक हैं जो किसी क्षेत्र की वनस्पति को निर्धारित करते हैं, आपसे पूछा जाए तो कई फैक्टर्स हैं, जिनमें एक प्रमुख फैक्टर है क्या है, वर्षा। वर्षा की मात्रा प्लस ऊंचाई, ठीक है, वर्षा की मात्रा और ऊंचाई, दो फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो वर्षा जहाँ पर ज़्यादा होगी, जैसे पश्चिमी घाट है, मेघालय है, वहाँ पर कौन से वन मिलेंगे, सदाबहार वन मिलेंगे। जहाँ पर वर्षा कम होती है, 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है, वहाँ पर उष्ण कटिबंधीय मानसूनी आर्द्र वन मिलते हैं, ठीक है। जैसे साल, सागौन, चंदन, आम, महुआ, कुछ पौधे ऐसे हैं जो आपको कई जगह पर मिलेंगे, जैसे कि आम है, महुआ है, ये आपको यहाँ पर पर्णपाती वन में भी मिलेंगे, ठीक है। जहाँ पर 50 से 100 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है वहाँ पर मानसूनी पर्णपाती वन मिलते हैं। महुआ, बबूल, रबर, शीशम, ये सारे वृक्ष देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से ऊर्जा का कौन सा स्रोत नवीकरणीय योग्य नहीं है। नवीकरणीय योग्य नहीं है का मतलब इसके ख़त्म हो जाने की चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। सौर ऊर्जा कभी ख़त्म हो पाएगी, हम लोगों के जीते जी या हमारे कई पीढ़ियों के
जिंदा रहते तो सौर ऊर्जा नहीं खत्म होने वाली, ज्वारीय ऊर्जा कभी नहीं खत्म होने वाली, पवन ऊर्जा कभी नहीं खत्म होने वाली। प्राकृतिक गैस एक जीवाश्म ईंधन है, ठीक है। प्राकृतिक गैस का निर्माण कैसे हुआ? जीवों के अवशेषों से इसका निर्माण हुआ है, तो प्राकृतिक गैस तो खत्म हो जाएगी, तो नवीकरणीय योग्य ऊर्जा नहीं है। बाकी 3 नवीकरणीय एनर्जी है। आगे चलते हैं। भारत में कृषि के निम्न प्रकारों में से कौन सा प्रकार सबसे अधिक प्रचलित है? आपको पता है कि भारतीय कृषि की सबसे बड़ी कमी क्या है कि भारत में जोत का आकार बहुत छोटा है। जब जोत का आकार छोटा होता है तो लोग क्या करते हैं, अपने खाने के लिए गेहूं चावल वगैरह उगा लेते हैं, बस। उनको व्यावसायिक कृषि से कोई मतलब नहीं है। वो गन्ना नहीं बोएंगे, फिर ठीक है, वो कपास नहीं उगाएंगे, क्या करेंगे कपास वगैरह। 1 बीघा तो उनके पास खेती ही है, वो घर में 5 लोग हैं तो अपने लिए वो काम करेंगे ना, गेहूं चावल उगाएंगे। तो भारत की जो अधिकांश खेती है वो किस प्रकार की है? जीवन निर्वाह खेती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 32। निम्न पत्तनों में से कौन सा पत्तन नदीय पत्तन है? नदीय पत्तन कौन सा है? कोलकाता का जो पत्तन बंदरगाह है वो एक नदीय पत्तन है, ठीक है। यहाँ पर आप देखें तो हुगली नदी के बाएं तट पर बंगाल की खाड़ी से 129 किलोमीटर दूर उत्तर की ओर स्थित है, और इसका जो समुद्र स्थित पोताश्रय है उसका नाम क्या है? डायमंड हार्बर। ये नाम आप याद रखना, डायमंड हार्बर कहाँ है? कोलकाता, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अभी कोलकाता बंदरगाह का नाम बदल करके क्या किया गया है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इस बंदरगाह का नाम बदल के क्या कर दिया गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। उष्णकटिबंधीय घास भूमियों में से कौन से अन्य नाम से भी जाना जाता है? जो उष्णकटिबंधीय घास भूमियाँ होती हैं उन्हें किस अन्य नाम से भी जानते हैं? वेल्ड, प्रेयरी, स्टेपी। ये जो घास के मैदान हैं ये उपोष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं। इसमें जो सवाना आप देख रहे हैं, जो अफ्रीका में ये घास भूमि पाई जाती है, केवल यही उष्णकटिबंधीय घास भूमियाँ हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर आप डिटेल में देख सकते हैं। भारत के निम्न राज्यों में से किस राज्य में अनुसूचित जनजातियों की संख्या सबसे अधिक है? तो भारत में अनुसूचित जनजातियाँ सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती हैं? मध्य प्रदेश में। नालको और बाल्को एल्यूमिनियम प्रगलन संयंत्र निम्न राज्यों में से किस में स्थित है? नालको और बाल्को ये कहाँ पर है? उड़ीसा में। नालको का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, ठीक है, कोरापुट में है, और इसकी स्थापना जो हुई थी 1981 में। और इसके अलावा बाल्को भारत एल्यूमिनियम कंपनी, ये कहाँ पर? कोरबा छत्तीसगढ़ में इसकी स्थापना हुई थी। अब ये काम करी कहाँ पर? उड़ीसा में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। महासागरों में ज्वार उठते हैं, ज्वार भाटा आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में। तो जो ज्वार भाटा क्यों आते हैं? सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण की वजह से। सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण की वजह से जब आते हैं, चंद्रमा के आकर्षण के कारण बिल्कुल सही, यहाँ पर आप देख ऑप्शन देखें, चंद्रमा के आकर्षण के कारण बिल्कुल सही, सूर्य के आकर्षण के कारण बिल्कुल सही। लेकिन ये दोनों अलग अलग ठीक नहीं है, जब दोनों को मिला दिया जाएगा तब आपका आंसर क्या हो जाएगा? सही। महासागरों में ज्वार उठते हैं सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण के कारण, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ई, 1 से अधिक, उपरोक्त में से 1 से अधिक। क्लियर हो गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 37। हाँ, अब आप यहाँ पर कुछ चीज़ें देख लें कि ज्वार क्या होता है? भाटा। ज्वार का मतलब होता है जब जलस्तर ऊपर उठता है तो इसे ज्वार, और जब वही जलस्तर नीचे की ओर जाता है, समुद्र की ओर पीछे लौटता है पानी, तो इसे हम भाटा एब बोलते हैं, टाइड और एब। अब देखिए यहाँ पर जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में होते हैं तो इनकी सम्मिलित शक्तियों के कारण दीर्घ ज्वार आता है। अब यहाँ पर देख लें, सूर्य है, पृथ्वी है, चंद्रमा है, ठीक है, या चंद्रमा आप यहाँ कर दें, पृथ्वी यहाँ कर दें, तो यहाँ पर ये जो कंडीशन है इसमें आकर्षण शक्ति बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा एक ही डायरेक्शन में है, तो पृथ्वी पर लगने वाला आकर्षण बल जो होता है वो ज़्यादा होता है। इस वजह से इस समय उच्च ज्वार आता है, ठीक है। लेकिन यही जब 90 डिग्री का एंगल बना लेते हैं, अब इसको आप 90 डिग्री के एंगल पर रख दें सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी को, तो यहाँ पर जो आकर्षण शक्ति होती है वो कम हो जाती है। इस वजह से इस समय निम्न ज्वार आते हैं, ठीक है। विश्व में सर्वाधिक ऊंचा ज्वार कहाँ पर आता है? फंडी की खाड़ी, और फंडी की खाड़ी कहाँ पर है? कनाडा, ठीक है, कनाडा प्रशांत महासागर के तट पर। आगे चलते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी होती है? आपको पता है, क्षोभ मंडल, ठीक है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। क्षोभ मंडल की अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्षोभ मंडल की अगर ऊंचाई देखेंगे तो 0 से 8 किलोमीटर और 0 से 18 किलोमीटर।
ये क्षोभ सीमा हो गई। यहाँ पर इस लाइन को जो आप देख रहे हैं क्षोभ सीमा 8 किलोमीटर कहाँ पर होती है? ध्रुवों पर। क्षोभ मंडल की ऊंचाई 8 किलोमीटर ध्रुवों पर और 18 किलोमीटर कहाँ होती है? विषुवत रेखा पर। क्योंकि विषुवत रेखा पर संवहनी तरंगें चलती हैं, ऊपर की ओर उठती हैं, इस वजह से क्षोभ सीमा की ऊंचाई क्या होती है? ज़्यादा हो जाती है। क्षोभ मंडल की ऊंचाई ज़्यादा हो जाती है। 18 किलोमीटर यहाँ पर विषुवत रेखा पर और 8 किलोमीटर ध्रुवों पर। ये जो क्षोभ का मतलब होता है विक्षुब्ध। विक्षुब्ध का मतलब जैसे कोई व्यक्ति बहुत विक्षुब्ध है, दुखी है, उसका मन क्या है? डिस्टर्ब है। तो ये जो क्षोभ मंडल होता है ये भी पूरी तरीके से डिस्टर्ब होता है, क्योंकि इसमें तापमान का आदान प्रदान होता रहता है। इसी में वर्षा, बादल गरजना, बिजली कड़कना, सारी चीज़ें इसी में होती हैं क्षोभ मंडल में। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब इस क्षोभ मंडल में आप ऊपर की ओर जाएंगे तो यहाँ पर 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर या 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जो 1 किलोमीटर पे आप जाएंगे तो 6.5 डिग्री सेल्सियस या 165 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस की दर से कमी आती है। इसी को हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल लैप्स रेट, सामान्य ताप पतन दर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन 38। सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी की सापेक्षिक स्थिति क्या होती है? बहुत ही आसान से आपको बता देता हूँ। सूर्य ग्रहण की बात है ना, सूर्य ग्रहण कब पड़ता है? दिन में। तो आप सूर्य की लोकेशन को कभी मत बदलना। ठीक है, चाहे वो सूर्य ग्रहण पूछे चाहे चंद्र ग्रहण पूछे। सूर्य ग्रहण दिन में पड़ता है तो दिन में हम कहाँ से देखते हैं? पृथ्वी से देखते हैं सूर्य को। तो पृथ्वी पर परछाई बीच में कौन आ जाता है? जो सूर्य से आने वाले प्रकाश को रोक देता है। जब चंद्रमा बीच में आ जाएगा तभी तो पृथ्वी पर आने वाला जो प्रकाश है वो रुक जाता है। तो कहने का मतलब सूर्य, पृथ्वी के बीच में कौन आ जाता है? चंद्रमा। अब यही चंद्र ग्रहण की बात आप देख लीजिए। हम यहाँ पर ये पृथ्वी है और ये सूर्य है, ध्यान से देखिएगा। ये सूर्य की लोकेशन को आपको नहीं बदलना। हम पृथ्वी से किसको देखते हैं? चंद्रमा को देखते हैं। लेकिन क्या होता है? हमें चंद्रमा ठीक से दिखाई नहीं देता है, मतलब उस पर परछाई जैसे दिखने लगती है। तो जब चंद्र ग्रहण की बात होती है तो पृथ्वी बीच में और चंद्रमा यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सूर्य ग्रहण के दौरान क्या होता है? चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाती है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर सिजगी की बात क्या होती है? सिजगी क्या होता है? सिजगी होता है सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा का एक स्थिति में जब आ जाते हैं ये तीनों, तो इसी कंडीशन को क्या कहा जाता है? सिजगी की स्थिति कहते हैं। क्लियर? रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों की सीमा रेखा है? तो आपको पता है रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान, साथ ही भारत और बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश पहले क्या नाम था इसका? पूर्वी पाकिस्तान। क्लियर? आप यहाँ देख सकते हैं भारत के गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर, इन राज्यों को स्पर्श करती है ये रेड क्लिफ रेखा। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा डेजर्ट कहाँ पर पाया जाता है? अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है? ज्वालामुखी द्वीप लिटिल अंडमान, ग्रेट निकोबार, लिटिल निकोबार, बैरन द्वीप। बैरन द्वीप जो है वो एक ज्वालामुखी द्वीप है और ये जो आप देख रहे हैं लिटिल अंडमान वगैरह ये सब कोरल द्वीप हैं। ठीक है, कोरल या इन्हीं प्रवाल द्वीप कह सकते हैं। आगे चलते हैं। प्रवाल भित्तियाँ की वृद्धि के विषय में निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? कहने का मतलब कि प्रवाल भित्तियाँ जो होती हैं उनके लिए कौन कौन सी आवश्यक दशाएं होती हैं? प्रवाल अलावड़ी जल में प्रचुरता से उग सकता है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, यहाँ पर पूछा गया कौन एक सही नहीं है। ठीक है, तो प्रवाल अलावड़ीय जल में प्रचुरता से उग सकता है। अलावड़ी जल का मतलब क्या हुआ? शुद्ध जल, क्योंकि लावड़ी जल तो खारा होता है, तो अलावड़ी जल का मतलब शुद्ध जल में प्रचुरता से उग सकता है। इसे 23 डिग्री से 25 डिग्री के बीच उष्ण जल की आवश्यकता होती है। कितना? 23 से 25 उष्ण जल की आवश्यकता होती है। इसे छिछले लवड़ी जल की आवश्यकता होती है जो 50 मीटर से अधिक गहरा ना हो। इसे प्रकाश संश्लेषण में सहायता के लिए प्रचुर मात्रा में सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। देखिए, चलिए नीचे से बात करते हैं। इसे प्रकाश संश्लेषण में सहायता के लिए प्रचुर मात्रा में सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही, क्योंकि जो प्रवाल होते हैं वो बहुत अधिक गहराई में नहीं जाते, क्योंकि अगर बहुत अधिक गहराई में जाएंगे तो उनको भोजन वो नहीं बना पाएंगे। ठीक है, इसे छिछले लवड़ी जल की आवश्यकता होती है जो 50 मीटर से अधिक गहरा ना हो। सूर्य का जो प्रकाश है वो 200 मीटर की ही गहराई तक जाता है। अगर वो बहुत गहराई में चले जाएंगे
तो सूर्य का प्रकाश वहाँ तक नहीं पहुँचेगा, तो ये भी ऑप्शन सही है। 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच उष्ण जल की आवश्यकता होती है। बहुत अधिक गर्म पानी इनके लिए नुकसानदायक होता है, ठीक है। इसीलिए आप देखेंगे कि ये जो है मुख्यतः 30 डिग्री के आसपास आपको देखने को मिलेंगे। बहुत ज़्यादा ना ये तो इनको ठंडा पानी चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा गर्म पानी चाहिए। इसके अलावा आप ध्यान से देखिए, इन्हें शुद्ध जल में प्रचुरता से ये उग सकते हैं, अलावड़ीय जल में बिल्कुल गलत है। क्यों? कि जो पानी बहुत शुद्ध हो जाएगा, बहुत ही साफ पानी बिल्कुल से, तो उसमें पोषक तत्वों का अभाव रहेगा, और पोषक तत्वों के अभाव में प्रवाल विकास नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 42 में ए। क्वेश्चन नंबर 43, 8 डिग्री चैनल निम्न में से किसको पृथक करता है? 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, ये आपको पता होने चाहिए। 8 डिग्री जो चैनल है वो लंकाद्वीप को मालदीव से अलग करता है, सॉरी लक्षद्वीप को, लंकाद्वीप नाम नहीं बल्कि मिनिकॉय बोलिए, ठीक है। लक्षद्वीप का कौन सा द्वीप? मिनिकॉय, मिनिकॉय, और नीचे है मालदीव, और ये है 8 डिग्री चैनल। तो 8 डिग्री जो चैनल है वो मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है, यहाँ नीचे मालदीव है, और चूंकि यहाँ पर मिनिकॉय नाम नहीं दिया बल्कि क्या दिया है लक्षद्वीप, क्योंकि मिनिकॉय किसका हिस्सा है? लक्षद्वीप का ही हिस्सा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय आइलैंड को मालदीव से अलग करता है, 9 डिग्री चैनल कवरत्ती द्वीप को मिनिकॉय आइलैंड से अलग करता है, 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 कहाँ गया? यहाँ पर। हम्बनटोटा बंदरगाह कहाँ पर है? तो बहुत ही आसान है, ये है श्रीलंका में। अब इस पर चीन ने इसे मतलब एक तरीके से श्रीलंका ने चाइना को दे दिया, क्योंकि श्रीलंका ने इसको ऋण लेके बनाया था, और जब उसने ऋण अदा नहीं कर पाया, ये चाइना का तो एक प्रोपेगेंडा या ये कहिए कि एक नियम उसने बना रखा है कि दूसरों को पहले ज़्यादा ब्याज पे ऋण दो, और जब वो पैसा अदा ना कर पाए तो जो चीज़ वो खुद ही बनाएगा उसी को फिर वो लीज पे ले लेगा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा खींची जाती है कहाँ से? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा मतलब 180 डिग्री, ठीक है। 0 डिग्री से इसको कंफ्यूज मत करना। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री, जब आप इसको क्रॉस करते हैं तो एक दिन या तो बढ़ेगा या तो घटेगा, इसीलिए इसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहाँ से होके जाती है? प्रशांत महासागर से होकर के जाती है, बेरिंग सी, ठीक है। बेरिंग सी आपको पता है, अलास्का के जस्ट बगल में बेरिंग सी। आगे चलते हैं। ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है, तो कौन सा उपग्रह है? ग्रह है नेपच्यून, ठीक है। मंगल, बुध, यूरेनस, ये सब के उपग्रह हैं। इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं? हमने पीछे की वीडियोस में भी डिस्कस किया था कि मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार किसे कहते हैं? शुक्र ग्रह को कहते हैं, क्योंकि इसे सुबह और शाम के टाइम देखा जा सकता है। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है, सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। आपको बताना है कि जब दिन और रात की अवधि बराबर है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं कहाँ पर? इसका मतलब ये हो गया कि जब दिन और रात की अवधि बराबर है, मतलब 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात, तो ऐसा कब होगा? जब सूर्य कहाँ पर हो? 0 डिग्री पे हो, तभी तो ऐसा हो सकता है। क्योंकि अगर सूर्य ऊपर चला जाएगा, उत्तरायण होगा, तो यहाँ पर दिन की अवधि ज़्यादा हो जाएगी, रात की अवधि कम हो जाएगी। इधर रात की अवधि ज़्यादा हो जाएगी, दिन की अवधि कम हो जाएगी। तो जब 0 डिग्री पे रहेगा तो उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, हर जगह 12 घंटे दिन, 12 घंटे रात, ठीक है। यहाँ पर स्पेशली 0 डिग्री पे 12 घंटे दिन हर जगह। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? जब भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं? तो बहुत ही आसान है। विश्व की जो सबसे ऊंची चोटियाँ हैं वो नवीन मोड़दार पर्वतों में पाई जाती हैं, जैसे कि एवरेस्ट, ठीक है, हिमालय पर्वत का हिस्सा है एवरेस्ट, और जो हिमालय पर्वत है वो एक नवीन मोड़दार पर्वत है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, ग्रेट बैरियर रीफ क्या है? ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के निकट एक प्रवाल भित्ति है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का मैप आप देखेंगे तो यहाँ पर ये साइड में इधर प्रवाल भित्ति पाई जाती है। आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस महासागर में सारगैसो संबंधित है वह है सारगैसो। आपको पता है एक सारगैसो सागर, वहाँ इस सागर में क्या है कि सारगैसम नामक एक घास पाई जाती है, और ये जो जल है वो पूरी तरीके से शांत जल है, क्योंकि इसके चारों ओर क्या है, यहाँ पर जल धाराएं प्रवाहित हो रही हैं। तो ये जो सारगैसो सागर है वो कहाँ पर है? उत्तरी अटलांटिक में। इसी के बगल से गल्फ स्ट्रीम धारा निकल जाती है, ठीक है। तो ये कहाँ पर संबंधित है? उत्तरी अटलांटिक से। क्लियर?
चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, किस राज्य सरकार ने हाल ही में कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास पर प्रतिबंध लगा दिया? किसने? कर्नाटका ने। ठीक है, क्योंकि 5 तक के बच्चे हैं, उनको क्या समझ में आएगा? मान लीजिए कि अच्छा 1-2 के बच्चे हैं, सोचिए कि उनको ऑनलाइन पढ़ाया जाता है, बहुत ही मुश्किल है कि वो बच्चे समझ पाएँ। उनका मन तो मोबाइल में ये लगे कि लाओ गेम खेलें। ठीक है, बहुत मुश्किल है। चलिए आगे चलें। हाल ही में किस देश ने कोरोना संक्रमित लोगों के इलाज के लिए प्लाज्मा की ऑनलाइन उपलब्धता शुरू की है? किसने? तो यहाँ पर आपका आंसर है बांग्लादेश। यहाँ पर ऑनलाइन प्लाज्मा उपलब्ध करवाने की बात की जा रही है, मतलब कि सारी डिटेल्स होंगी यहाँ पर कि कहाँ पर ऑनलाइन है या किस अस्पताल में इस समय प्लाज्मा उपलब्ध है। प्लाज्मा क्या होता है? ब्लड से ही निकाला जाता है प्लाज्मा। तो पिछले वीडियो में भी हमने बात किया था कि जो लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं तो उनके शरीर में एंटीबॉडी बन जाती है, और जब उनके ब्लड से प्लाज्मा निकाल करके किसी कोविड पॉजिटिव वाले व्यक्ति को दे दिया जाता है तो वही एंटीबॉडी उसके शरीर में एंट्री कर जाती है। तो ये एंटीबॉडी उस कोविड-19 से निपटने में उस शरीर को सक्षम बना देता है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 54, रेटिंग एजेंसी फिच है, मूडीज़ है, ये सब क्या है? एक रेटिंग एजेंसीज है। रेटिंग एजेंसी फिच के मुताबिक वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी ग्रोथ कितनी रहने का अनुमान है? ध्यान देना, 2021-22 की है। 2020-21 की जो हमारी ग्रोथ रेट है वो तो बहुत कम है। ठीक है, तो 2021-22 में जो ग्रोथ रेट रहने का अनुमान लगाया है वो 9.5%। तो यहाँ पर ध्यान देना, ये सब ग्रोथ रेट बहुत कम हो जाएंगे अब। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मर्सर की 2020 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है? प्रवासियों के लिए सबसे महंगा शहर कौन सा है? मुंबई। ठीक है, चलिए आगे चलें। यहाँ पर आप देख सकते हैं वैश्विक स्तर पर मुंबई का स्थान कितना है? 60वां, जबकि एशिया में 19वें स्थान पर विद्यमान है। जबकि भारतीय शहरों में मुंबई सबसे महंगा शहर, और इसके बाद नई दिल्ली और इसके बाद चेन्नई का स्थान आता है। आगे चलते हैं। किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार खोजने के लिए रोजगार सेतु पोर्टल लॉन्च किया? रोजगार सेतु पोर्टल किस राज्य ने लॉन्च किया? मध्य प्रदेश ने। इसमें क्या होगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें क्या होगा कि जैसे एक तरफ इंडस्ट्री है और एक तरफ लोग हैं, ये लोग एक पोर्टल बना दिया गया, अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे और ये जो इंडस्ट्री है वो अपने हिसाब से श्रमिकों को यहाँ से ले लेगी। ठीक है, एटलीस्ट पता तो चलेगा इंडस्ट्री को कि किस टाइप के श्रमिक हैं, कितने स्किल्ड हैं, अनस्किल्ड हैं, किस प्रकार के लेबर हैं। तो ये रोजगार सेतु पोर्टल है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाल ही में किस पहले अरब देश ने अपना मंगल मिशन लॉन्च करने की घोषणा किया? लॉन्च हो चुका संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा। ठीक है, यूएई के द्वारा। आगे चलें। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम निम्न में से क्या रही है? तो आपको पता है पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। तो इस बार की जो थीम रही है बायोडाइवर्सिटी, सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए आगे चलें। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की सुविधा के लिए सैलून और ब्यूटी पार्लर जैसी सेवाओं के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया? किसने? तमिलनाडु ने। तमिलनाडु में अगर ब्यूटी पार्लर सैलून में जाना है तो आधार कार्ड दिखाना होगा, रजिस्ट्रेशन करवाना होगा एक तरीके से। इससे क्या होगा कि अगर आप कभी पॉजिटिव हो जाते हैं तो इससे ट्रेसिंग करने में आसानी होगी। आगे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने देहिंग परकई वन्य जीव अभ्यारण्य को एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अपग्रेड करने का निर्णय लिया है? ये किसने? असम ने। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिब्रूगढ़, तिनसुकिया और शिवसागर जिलों में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विदेशी समाचार वितरक संगठन मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स ने निम्न में से किस देश में भारत के सभी न्यूज़ चैनलों पर रोक लगा दिया? नेपाल। आपको पता है ना कि ये जो प्राइवेट मीडिया चैनल्स भारत में हैं, जैसे कि रिपब्लिक टीवी, एनडीटीवी, आज तक, और ये सभी जो चैनल्स हैं जो नेपाल के ख़िलाफ़ खूब बोला करते हैं कि नेपाल की ज़मीन चाइना ने हड़प लिया, जो नेपाल की सरकार है वो कुछ नहीं कर पा रही। ठीक है, तो मतलब खूब आलोचना करते हैं। तो वहाँ के सरकार ने बोला ठीक है करो आलोचना, और वहाँ पर प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन जो हमारा सदाबहार चैनल है, कौन सा? डीडी न्यूज़, उस पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दूरदर्शन को इससे बाहर रखा गया है। निम्न में से किस देश ने चीन को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू होने के विरोध में हांगकांग के साथ प्रत्यर्पण संधि को खत्म करने की घोषणा किया? किसने? ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है, इस समय भी आप देख रहे होंगे कि हांगकांग चाइना और ताइवान चाइना
काफ़ी यहाँ पर संघर्ष देखने को मिल रहा है। इस समय ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है? स्कॉट मॉरिसन। ठीक है, चलिए आगे चलें। WHO द्वारा किस देश को वर्ष 2023 के निर्धारित लक्ष्य से पूर्व ही दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्र में खसरा और रूबेला को समाप्त करने वाला देश बन गया? WHO ने किन देशों को खसरा और रूबेला से मुक्त देश घोषित कर दिया? श्रीलंका और मालदीव, दोनों को। ठीक है, दोनों ए और बी हो जाएगा आपका आंसर। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर 3 साल से अधिक समय तक कोई केस नहीं आया तो उस देश को उस बीमारी से मुक्त घोषित कर दिया जाता है WHO के द्वारा। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात ने किस देश के साथ ओपन स्काई एग्रीमेंट करने की इच्छा व्यक्त की? किसके साथ? भारत के साथ। ठीक है, ओपन स्काई एग्रीमेंट हो जाने से क्या होगा? इससे जो अंतर्राष्ट्रीय यात्री हैं, कार्गो सेवा, इन सभी चीज़ों को आने जाने, यात्रियों के आने जाने, कार्गो सेवा को प्रदान करने में आसानी हो जाती है। ठीक है, इससे दोनों देशों के बीच संबंध भी मजबूत होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 65। हाल ही में भारत सहित कितने देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्य बने हैं? तो अभी UPPCS में भी पूछा गया था, तो ये क्वेश्चन तो एग्जैक्ट नहीं था। उसमें पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा देश भारत के साथ, भारत को छोड़ करके कौन सा देश इसमें शामिल नहीं हुआ है? ठीक है, तो भारत तो हुआ है, इसके अलावा उसमें कुछ ऑप्शन दिया था जिसमें आंसर कनाडा था। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत सहित, भारत को मिला करके कितने देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्य बने हैं या अस्थायी मेंबर बने हैं? तो आपको पता है कि सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी मेंबर प्लस 10 अस्थायी मेंबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो 5 हैं उनका चुनाव हुआ, 5 देश इसमें शामिल हुए भारत को मिला करके। भारत के अलावा आप देख सकते हैं नॉर्वे, आयरलैंड, केन्या, मेक्सिको। इसमें कनाडा का नाम नहीं है, तो वहाँ पर जो आंसर था वो क्या था? कनाडा था। और ये 2021-2022 के लिए इनका चयन किया गया है, इन देशों का। आगे चलें। हाल ही में कौन सी भारतीय कंपनी 150 अरब डॉलर मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली पहली कंपनी बन गई है? वो है रिलायंस। ठीक है, RIL। ठीक है, रिलायंस का जो मार्केट कैप है वो कितना हो गया है? लगभग 150 अरब डॉलर हो गया है। भारत की सबसे बड़ी कंपनी। हाल ही में विशाल ग्रामीण कार्य योजना गरीब कल्याण रोजगार अधिनियम की शुरुआत प्रधानमंत्री के द्वारा कहाँ से की गई? ये खगड़िया, बिहार से किया गया। गरीब कल्याण रोजगार अधिनियम। आपको पता है कि लॉकडाउन के दौरान क्या हुआ कि जो हमारे प्रवासी श्रमिक थे, कितनी मुसीबतों का सामना करते हुए वो लोग अपने घरों को लौट गए। लेकिन हकीकत तो ये है कि अब वो लोग वापस जा रहे हैं अपने घर को छोड़ करके, वापस फिर से वो अहमदाबाद, मुंबई, दिल्ली फिर वापस भाग रहे हैं। और इस समय देखिए बिहार में चुनाव है, लेकिन कोई मुद्दा नहीं है कि जो हमारे प्रवासी श्रमिक हैं उनको रोज़गार देने की। अब तो ऐसा लग रहा है कि जो प्रवासी श्रमिक वापस गए हैं सबको रोज़गार मिल गया, लेकिन हकीकत कहीं से बिल्कुल ही विपरीत है। तो सरकार ने कहा कि ठीक है, जो प्रवासी श्रमिक अपने गांव लौट रहे हैं उन्हें अपने गांव में ही रोज़गार दिया जाएगा। तो सरकार ने एक स्कीम लॉन्च किया। क्या नाम रखा गया उसका? गरीब कल्याण रोजगार अधिनियम। खगड़िया, ये बिहार से इसको लागू भी किया गया। कौन सा गांव? तेलिहर गांव। ठीक है, तेलिहर गांव से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मोदी जी ने इसे लॉन्च किया। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में 75वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष किसे चुना गया? वोल्कन बोजकीर। ये कौन है? तुर्की के राजनयिक को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया गया। इस वर्ष की थीम क्या रही? तो 21 जून को जो योगा दिवस मनाया जाता है, लॉकडाउन चल रहा है तो लॉकडाउन में लोग कहाँ रहते हैं? घर में रहते हैं, तो योगा एट द होम विद फैमिली इस बार का जो अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस उसका थीम था। 2014 से ये जो योगा दिवस है, यूएन महासभा ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा किया था। और 2015 से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस दुनिया भर में मनाया जाता है। आगे चलते हैं। हाल ही में भारत का कौन सा स्टॉक एक्सचेंज विश्व के 10 बड़े एक्सचेंज में शामिल हो गया? बहुत ही आसान है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, चलिए इसका जो पूंजीकरण है वो कितना है? 1.7 ट्रिलियन डॉलर है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में शहरी गरीबों के लिए नौकरी की गारंटी स्कीम किस राज्य ने लागू किया? नौकरी की गारंटी किसने? झारखंड ने। शहरी गरीबों के लिए ये जो श्रमिक नाम से स्कीम चलाई जाएगी, शहरी रोजगार मंजूरी फॉर कामगार। ठीक है, हाल ही में कोविड-19 के चलते अम्बुबाची मेला का आयोजन रोक दिया गया। यह अम्बुबाची मेला कहाँ
आयोजित किया जाता है तो इसका आयोजन होता है असम में। ठीक है, यहाँ पर कामाख्या जो मंदिर है, कामाख्या मंदिर कहाँ है? गुवाहाटी, असम में। 1565 में ये जो लगभग इस समय से ये मेला लग रहा है। तो कोविड-19 की वजह से इस बार ये अम्बुबाची मेला नहीं लगा। आगे चलें, हाल ही में किस राज्य ने गरीबों के लिए इंदिरा रसोई योजना शुरुआत किया? इंदिरा रसोई योजना। अब मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान। बहुत ही आसान है। देखिए, इंदिरा गांधी कांग्रेस से जुड़ी, नाम इनका जुड़ता है। तो मध्य प्रदेश बीजेपी की सरकार, उत्तर प्रदेश बीजेपी की सरकार, बिहार में एनडीए की सरकार, तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार। स्वाभाविक सी बात है, इससे भी आप लॉजिक लगा के कर सकते हैं। आगे चलते हैं। विजडन इंडिया के सर्वे में कौन सा टेस्ट खिलाड़ी पिछले 50 वर्षों में सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज चुना गया? कौन, किसको चुना गया? राहुल द्रविड़ को। ठीक है, चलिए आगे चलें। हाल ही में किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री को संयुक्त राष्ट्र ने सम्मानित किया? केरला। हालांकि अब क्या हो गया? अब उल्टा हो गया। केरला में केसेस बहुत तेज़ी से कोविड-19 के बढ़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर इनको सम्मानित इसलिए किया गया था कि कोविड-19 को कंट्रोल करने में केरला की बहुत बड़ी भूमिका रही है। आगे चलते हैं। स्विट्जरलैंड के केंद्रीय बैंक के मुताबिक स्विस बैंक में धन जमा करने के मामले में पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो पहले स्थान पर कौन सा देश है? ब्रिटेन। ठीक है, स्विस बैंक में काफ़ी पैसा जाता है, भारत से भी जाता है, तो इसमें पहले नंबर पर कौन है? ब्रिटेन। ठीक है, और भारत किस नंबर पे है? तो आप यहाँ देख सकते हैं, भारत 77वें नंबर पे है, पिछले वर्ष 74वें नंबर पे था। असम गैस रिसाव की जांच के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन है? तो असम में जो गैस रिसाव हुआ था उसके एक जांच कमेटी बैठाई गई जस्टिस बीपी कटेकी की अध्यक्षता में। ठीक है, एनजीटी ने एक समिति बनाई है, एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, 25 जून 2020 को। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। किस भारतीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान अर्थात आईआईटी ने प्रोग्रामिंग और डेटा साइंस में विश्व की पहली ऑनलाइन बीएससी डिग्री लॉन्च किया? ठीक है, डेटा साइंस की हमारे देश में बहुत ज़रूरत है, डेटा साइंटिस्ट की, और लगभग इसके 80,000 पद खाली हैं डेटा साइंटिस्ट के। ठीक है, तो आईआईटी मद्रास ने डेटा साइंस में बीएससी डिग्री लॉन्च किया है। आगे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य ने प्रोजेक्ट प्लैटिना के तहत दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण शुरू किया? किसने, किस राज्य ने? महाराष्ट्र ने। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने 28 जून से 12 जुलाई 2020 तक संकल्प पर्व मनाने का निर्णय लिया? किसने? संस्कृति मंत्रालय के द्वारा संकल्प पर्व मनाने का निर्णय लिया गया, और ये संकल्प पर्व क्या है? वृक्षारोपण अभियान है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, संकल्प पर्व के तहत संस्कृति मंत्रालय ने 5 पौधों बरगद, आंवला, पीपल, अशोक और बेल लगाने की सिफारिश किया है। ठीक है, चलिए आगे चलें। हाल ही में विनी महाजन किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है? किस राज्य की? पंजाब की। ठीक है, पहली महिला मुख्य सचिव बनी है। इन्होंने करण अवतार सिंह की जगह लिया, और ये 1987 बैच की आईएएस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? तो यहाँ पर आपको पता है 7वां स्थान है। रूस, कनाडा, चीन, ब्राज़ील, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, और यूएसए, ये सब क्रम से बने हैं। तो भारत का स्थान कितना है? 7वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? तो बहुत ही आसान है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है, 23.5 डिग्री दक्षिणी गलत, 0 डिग्री गलत, 0 डिग्री तो लगभग हमसे बहुत नीचे चला जाता है, श्रीलंका से भी नीचे है। 33 डिग्री गलत, 33.5 डिग्री गलत, 30.5 डिग्री है उत्तरी अक्षांश। ठीक है, कर्क रेखा। आगे चलिए, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु सदर मोस्ट पॉइंट कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? कन्याकुमारी, रामेश्वरम पॉइंट, कालीमार, इंदिरा पॉइंट। देखिए, अगर आपसे पूछा जाता कि भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु मुख्य भूमिका, तो मुख्य भूमिका कौन सा हो जाता? कन्याकुमारी। लेकिन यहाँ पर मुख्य भूमि नहीं दिया गया और इंदिरा पॉइंट ऑप्शन भी दिया है, तो आपका क्या हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट, जो कि निकोबार द्वीप पर है। ठीक है, भारत में निम्न में किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती? मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर। मणिपुर बताया था मैंने कि मणिपुर जो पड़ता है वो मिजोरम के ऊपर और नागालैंड के नीचे। ठीक है, और इधर हो जाता है त्रिपुरा, तो और यहाँ पर हो जाता है मेघालय। तो जो पश्चिम बांग्लादेश की सीमा है वो मणिपुर से नहीं मिलती। क्लियर हो गया? चलिए आगे चलते हैं।
यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा ये जो दक्कन ट्रैप, पश्चिमी घाट, अरावली, नर्मदा ताप्ती, इनका निर्माण किस काल में हुआ है। ठीक है, जब आप जो पृथ्वी का इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें एक चीज़ आती है कि आपको देखना होता है कि किस चीज़ का निर्माण कब हुआ। तो ठीक है, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर जो दक्कन ट्रैप है उसका निर्माण कब हुआ, क्रेटेशियस युग में हुआ। ठीक है, और इसके अलावा जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट का निर्माण कब होता है, उत्तर नूतन, या इसे ही हम सेनोजोइक एरा भी कहते हैं, सेनोजोइक। ठीक है, सेनोजोइक। इसके अलावा अरावली, आपको पता है कि अरावली सबसे पुरानी है, तो सबसे पुरानी का मतलब प्री कैम्ब्रियन युग में, प्री कैम्ब्रियन। इसके अलावा नर्मदा ताप्ती, नर्मदा ताप्ती का निर्माण कब हुआ, अत्यंत नूतन। ठीक है, अत्यंत नूतन। और जो जलोढ़ निक्षेप है उसका निर्माण कब होता है, कैम्ब्रियन युग में। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, निम्न समूहों में कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है। आपको बताना है कि पूर्व से पश्चिम की ओर, ध्यान से देखिएगा, पूर्व से पश्चिम, पूर्व से चलना है पश्चिम की ओर। चलिए देख लेते हैं। एवरेस्ट, कंचनजंगा, अन्नपूर्णा, धौलागिरी। एवरेस्ट, कंचनजंगा, अन्नपूर्णा, धौलागिरी गलत हो जाता है। कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, कंचनजंगा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट। देखिए यहाँ पर कंचनजंगा कहाँ पर मिलेगी, सिक्किम। एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, ये जो एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी है ये कहाँ पर है, नेपाल में। तीनों कहाँ पर पाई जाती हैं, नेपाल में। और कंचनजंगा कहाँ पर मिलेगी, सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पर। तो यहाँ पर जो आपका क्रम है वो है बी। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। एक बार आप एटलस में इन चीज़ों को देख लें, आपको याद रहेगा। किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है। तो कश्मीर घाटी ग्रेटर हिमालय और पीर पंजाल के बीच में पाई जाती है कश्मीर घाटी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, बहुत ही आसान है, अनाईमुडी। ठीक है, अनाईमुडी कहाँ पर है, 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है और केरला में इडुक्की जिले में पाई जाती है, विद्यमान है। जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, ये हो गया आपका प्रायद्वीपीय भारत। यहाँ पर हो गया पश्चिमी घाट। पूर्वी घाट कहाँ पर मिलते हैं, नीलगिरी की पहाड़ियों पर मिलते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलें। यहाँ पर आपको क्रम बताना है, क्रम का मतलब कौन सा सही सुमेलित है। कार्डमम पहाड़ियाँ कोरोमंडल, कैमूर पहाड़ियाँ कोंकण, महादेव पहाड़ियाँ मध्य भारत, मिकिर पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर भारत। देखिए जो कार्डमम पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ पर पाई जाती हैं। अब देखिए यहाँ पर दिया गया कोरोमंडल तट, कोंकण तट, तो आपको तटों के बारे में भी पता होना चाहिए। एक बार आप देख लें, देखिए यहाँ पर जो पश्चिम बंगाल से शुरू होकर के यहाँ उड़ीसा के नीचे तक ये उत्तरी सरकार, और इसके नीचे होता है कोरोमंडल तट। ठीक है, तमिलनाडु आंध्र का जो बॉर्डर है उसे क्या कहते हैं, जो पूरा नीचे तक ये कोरोमंडल तट, ये उत्तरी सरकार। अब यहाँ पर महाराष्ट्र, गोवा, यहाँ पर कोंकण, कन्नड़, मालाबार, 3 तटों में इसको बांटा जाता है, कोंकण, कन्नड़ और मालाबार। ठीक, तो अब तट पहचान में आ गया। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, जो कार्डमम पहाड़ी कोरोमंडल तट पे बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि कार्डमम पहाड़ियाँ जो है वो पाई जाती केरला सीमा पे। तो ये तो यहाँ पर मालाबार तट होना चाहिए, तो ये कोरोमंडल गलत हो गया। कैमूर पहाड़ियाँ कोंकण तट पे, यहाँ देखिए कोंकण, कन्नड़, मालाबार, तो ये जो कैमूर की पहाड़ियाँ हैं वो एमपी में पाई जाती हैं, तो यहाँ पर कोंकण तट ये भी गलत हो गया। महादेव की पहाड़ियाँ मध्य भारत एमपी में पाई जाती हैं, बिल्कुल सही है ये। मिकिर, रेंगमा ये सब पाई जाती हैं उत्तर पूर्व में पाई जाती हैं, पूर्वोत्तर भारत में। तो यहाँ पर आपका 3 और 4 सही है। ठीक है, चलिए आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 91, निम्न में से कौन हिमालय की चोटियों के पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम को प्रस्तुत करता है। देखिए ऐसे क्वेश्चंस को मैं यहाँ तो बता दूंगा, लेकिन आपको एटलस देख करके इनको याद करना होगा। ठीक है, एटलस में आप एक बार खुद से मैप बनाने की कोशिश करें, उनकी लोकेशन को सही से आइडेंटिफाई करें, तब आपको ये चीज़ें याद रहेंगी। ठीक है, चलिए यहाँ पर देख लीजिए आप एक बार। नामचा बरवा कहाँ पर मिलती है, अरुणाचल और तिब्बत की सीमा पर। कंचनजंगा सिक्किम में, माउंट एवरेस्ट नेपाल में और नंदा देवी उत्तराखंड में। यहाँ पर पहचानना आसान था, इसलिए आसान था क्योंकि यहाँ पर जो दूर दूर हैं, सारी चोटियाँ दूर दूर हैं, लेकिन अगर नेपाल की ही उठा करके वो दे देगा तो आपको पहचानने में दिक्कत होगी। आगे चलें, यहाँ पर बताना कौन सम्मिलित नहीं है। सिपकिला हिमाचल, लिपुलेख उत्तर प्रदेश, गलत हो गया। उत्तर प्रदेश में भैया कोई भी दर्रा नहीं है। लिपुलेख, नाथुला सिक्किम, जोजिला कश्मीर, बाकी ठीक है। चलिए आगे चलें।
निम्न दर्रों में किससे होकर लेह जाने का रास्ता है? तो लेह जाने के लिए आपको कौन सा दर्रा यूज करना पड़ेगा? जोजिला। श्रीनगर से अगर आप लेह जाना चाहते हैं तो ये दर्रा कुछ इस तरीके का है, ठीक है। इधर लेह है और इधर श्रीनगर, तो ये है जोजिला दर्रा। चलिए आगे चलें। भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ। ये जो बेसाल्ट निर्मित लावा शैल का निर्माण हुआ है दक्कन के पठार पर, ये कब, इसका निर्माण कब हुआ? क्रेटेशियस युग में इसका निर्माण हुआ है। सॉरी, यहाँ पर हाँ ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पर जो इसका निर्माण हुआ, यहाँ पर ऑप्शन बी, हाँ ठीक है, यहाँ पर ये जो बी ऑप्शन है इस पर आप मत जाना, ठीक है। ऑप्शन ए होना चाहिए, क्रेटेशियस युग में। आगे चलते हैं। मेघालय का पठार किसका भाग है? मेघालय का पठार याद रखना प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है, ठीक है। बीच में मालदा गैप आ गया, मालदा गैप की वजह से ये जो मेघालय का पठार है यहाँ पर शिफ्ट हो गया, ठीक। यहाँ पर जो नदी, गंगा नदी और इधर से ब्रह्मपुत्र नदी आती है, इसी को मालदा गैप कहते हैं। मालदा गैप की वजह से जो हमारा मेघालय का हिस्सा है वो प्रायद्वीपीय भारत से कट करके नॉर्थ ईस्ट में पहुँच गया। क्लियर? चलिए आगे चलें। भारत की तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? 75 से 16.6 किलोमीटर, जिसमें से आप ध्यान रखना ये जो मुख्य भूमि है अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है, सब शामिल है इसमें, ठीक है। चलिए आगे चलें। भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? तो अभी हमने देखा ये गुजरात का और फिर किसका है? आंध्र प्रदेश का। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम अभी मैंने बताया कि ये है कोरोमंडल तट। उत्तरी सरकार, पहले पड़ता है उत्तरी सरकार यहाँ तक और फिर उसके नीचे कोरोमंडल तट। आगे चलते हैं। अंडमान और निकोबार क्या है? बंगाल की खाड़ी में दो द्वीप हैं। दो द्वीप हैं, बिल्कुल गलत है, ये द्वीप समूह है, ठीक है। बंगाल की खाड़ी के में दो द्वीप समूह है। अरब सागर में द्वीप है, गलत। हिंद महासागर में दो द्वीप हैं, गलत। तो ये एक द्वीप समूह है। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा द्वीप भारतीय तट रेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है? कौन सा द्वीप भारतीय तट रेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है? कौन? मिनिकॉय। ये जो भटकल द्वीप है ये कहाँ पर मिलेगा आपको? भटकल द्वीप ये कर्नाटका, अरनाला, हैनरी, ये सारे द्वीप और भी हैं, ठीक है। अब यहाँ पर चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है? तो 7 बहनों का भाग कौन सा नहीं है? तो आप देख सकते हैं मेघालय, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश। पश्चिम बंगाल, 7 सिस्टर्स में पश्चिम बंगाल नहीं आता है। क्लियर? चलिए आगे चलें। अच्छा हाँ, इसमें देख लीजिए कुछ लोकेशंस इनकी, जैसे कि यहाँ पर जो हेनरी आइलैंड है, हेनरी, ये कहाँ पर मिलेगा? पश्चिम बंगाल के नीचे, ठीक है। अरनाला, अरनाला कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र के पास मिलेगा। और जो भटकल है वो कर्नाटका। आगे चलते हैं। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप। इसका जो एरिया है वो लगभग 32 किलोमीटर स्क्वायर है, बस 32 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। अधोलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? जनजाति, मूल राज्य। थारू कहाँ पर पाई जाती है? उत्तराखंड, बिल्कुल सही है। भूटिया उत्तर प्रदेश, गलत हो गया। मुंडा बिहार। कोल, यहाँ पर जो कोल है वो गलत हो गया आपका। ध्यान से देखिएगा, एक भूटिया है और एक भोटिया है, ध्यान से समझिएगा। ये जो भूटिया है ये आपको मिलेगी सिक्किम और पश्चिम बंगाल में, लेकिन जो भोटिया है वो आपको मिलेगी उत्तराखंड में, ठीक है। तो नाम से कंफ्यूज मत करना। यहाँ पर आपका ए और सी 2 ऑप्शन सही हैं, बाकी दोनों गलत हैं। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो आपको पता है गंगा और ब्रह्मपुत्र है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आपको बताना है नदियों का संगम और पंचप्रयाग। पंचप्रयाग आपको पता है ना, तो चलिए देख लेते हैं, मिला लेते हैं। तो आपको ये तो पता होगा क्लियर कि भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग के नाम से जानी जाती है। कर्णप्रयाग, अलकनंदा और पिंडर, ठीक है। अलकनंदा और मंदाकिनी, यहाँ पर क्या हो जाएगा? रुद्रप्रयाग। अलकनंदा, नंदाकिनी, ये क्या हो जाएगा? नंदप्रयाग। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो नर्मदा, ताप्ती, ये सब भ्रंश घाटी से होकर के बहने वाली नदियां हैं। आगे चलते हैं। यहाँ पर आपको मैच करवाना है नदी और उसकी सहायक नदियाँ। भीमा किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की सहायक नदी है।
यहाँ पर जो सोन है वो किसकी सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदी है। गोदावरी की मंजरा और यमुना की केन नदी। ठीक है, चलिए आगे चलें। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको बताना है कि ये जो जलप्रपात है किस नदी पर विद्यमान है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी, बिल्कुल सही। चुलिया जलप्रपात चंबल, बिल्कुल सही। जोग प्रपात कृष्णा, बिल्कुल गलत है। जोग प्रपात जो है वो शरावती नदी पर है। धुआंधार नर्मदा, बिल्कुल सही। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो जोग प्रपात है वो शरावती नदी पर है। आगे चलते हैं। यहाँ आपको बताना चिल्का झील कहाँ अवस्थित है, तो चिल्का झील है उत्तरी सरकाट तट पर, उड़ीसा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और उड़ीसा कहाँ पर आता है, उत्तरी सरकार में। एक लैगून झील है। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है, आपको पता है कि ये हो गई 0 डिग्री। और भारत की लोकेशन कुछ यहाँ पर है। तो यहाँ से जो वायु है ऐसे चलती है, दक्षिण पश्चिम मानसून। इसको हम इसीलिए दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं। अब आप इसकी लोकेशन देखिए, लोकेशन कुछ इस प्रकार से है। तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, तो आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। ठीक है, आंसर डी। आगे चलते हैं। भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है, तो किस क्षेत्र में होगी बताइए। पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र, मेघालय, यही हो सकता है। क्योंकि जब ये जो दक्षिण पश्चिम मानसून है, दक्षिण पश्चिम मानसून इधर से जाता है तो पश्चिमी घाट से टकरा करके यहाँ पर वर्षा करता है। दक्षिण पश्चिम मानसून की ये वाली जो अरब सागर वाली शाखा है, बंगाल की खाड़ी से होकर निकलती है, जो बंगाल की खाड़ी वाली शाखा, वो नॉर्थ ईस्ट में जाकर के खूब वर्षा करती है। और हिमालय के सहारे जा करके हिमालय क्षेत्र में भी वर्षा करती है। तो यही वो एरिया है जहाँ पर ज़्यादा वर्षा मिलती है। और देखिए, जो ज़्यादा वर्षा वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर आपको सदाबहार वन मिलेंगे, जैसे कि पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्वी भारत। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है यहाँ पर सदाबहार वन भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि वर्षा ज़्यादा होती है। यहाँ पर 110 नंबर क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 111। भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है। ध्यान रखिएगा, उत्तरी मैदान पूछा गया है कि उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में जो वर्षा होती है वो कहाँ से होती है, वो पश्चिमी विक्षोभ से होती है, पश्चिमी विक्षोभ से। ठीक है, यहाँ पर जो वहाँ पर मेडिटेरेनियन सी मिलेगा, भूमध्य सागर मिलेगा, वहाँ से एक चक्रवात उत्पन्न होता है। वो चक्रवात पछुआ पवनों के सहारे पाकिस्तान से होते हुए भारत में एंट्री करता है और ये पंजाब, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश यहाँ तक वर्षा करवाता है। ठीक है, इसके अलावा शीत ऋतु में जो वर्षा होती है वो अभी देख रहे हैं आप आंध्र प्रदेश, हैदराबाद वगैरह में इस समय बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो उस समय काफ़ी चर्चा में है कि उस समय यहाँ पर बाढ़ है। अभी आप देखेंगे कि लौटते हुए मानसून से तमिलनाडु, कर्नाटका, इन एरियाज़ में बारिश होगी। ठीक है, लेकिन उत्तरी मैदान में लौटते हुए मानसून से बारिश नहीं होती। आगे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, कहाँ पर है, ये नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। ठीक है, भारत को कितने भूकंपीय जोनों में विभाजित किया गया, तो भारत को देखिए 1 हटा दिया गया, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो यहाँ पर 5 भूकंपीय जोनों में डिवाइड किया गया है। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। भारत की निम्न मिट्टियों में से बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण कौन सी निर्मित हुई है मिट्टी, बेसाल्ट लावा के अपक्षय और अपर्दन से कौन सी मिट्टी बनी है, तो लावा से जो मिट्टी बनती है वो काली मिट्टी होती है। और काली मिट्टी को ही हम किस नाम से जानते हैं, रेगुर मिट्टी। ठीक है, इसे ही हम स्वतः जुताई वाली भी मिट्टी कहते हैं, क्योंकि काली मिट्टी को जब पानी मिलता है तो बहुत चिपचिपी हो जाती है, और जब सूख जाता है तो ये मिट्टी अपने से ही फट जाती है। और जो काली मिट्टी मिलेगी कहाँ मिलेगी, जहाँ पर दक्कन ट्रैप है। और दक्कन ट्रैप कहाँ, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, इन एरियाज़ में। और इसीलिए देखिए इन एरियाज़ में कपास की खेती भी खूब होती है। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है, तो जलोढ़ मृदा सबसे उपजाऊ है। गंगा यमुना का दोआब, उधर से ब्रह्मपुत्रा वाला एरिया, और इधर से पंजाब में सिंधु, सतलज, रावी, चिनाब, झेलम वाला एरिया। ठीक है, ये जलोढ़ मृदा का एरिया है। आगे चलते हैं। मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान है, क्या है, खेतों में जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगर जब मिट्टी में खारेपन की समस्या आ जाती है तो खेतों में जिप्सम का प्रयोग करना चाहिए, कैल्शियम सल्फेट। आगे चलते हैं। भारत में निम्न में से किस प्रकार का वन सर्वाधिक वृहद क्षेत्र में पाया जाता है, ध्यान से देखिएगा। जो हमारे देश में सबसे ज़्यादा वन मिलते हैं वो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, ध्यान से समझिएगा।
जो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन है ये सबसे ज़्यादा क्षेत्रों में पाए जाते हैं। लेकिन एक चीज़ आपको समझना है यहाँ पर, देखिए अगर आपके ऑप्शन में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन है तब आप उसको करेंगे, अगर शुष्क पर्णपाती वन नहीं है उसके बाद आर्द्र पर्णपाती वन है तब ये ध्यान रखना ये दूसरा सर्वाधिक विस्तार वाला वन है। पहला वन है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, उसके बाद आर्द्र पर्णपाती वन। चूंकि यहाँ पर शुष्क पर्णपाती वन ऑप्शन में नहीं था इसलिए हमने किसको सिलेक्ट किया, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन को। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, मैच करवाना है। चलिए मैच करवाते हैं। देखिए जो अल्पाइन वन मिलेंगे, अल्पाइन कहाँ मिलते हैं, बहुत अधिक ऊंचाई पर मिलते हैं। तो इसमें से कौन सा एरिया आपको बहुत अधिक ऊंचाई वाला दिख रहा है, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, सदाबहार वन कहाँ मिलते हैं, जहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है। तो जो पश्चिमी घाट है वहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है और पश्चिमी घाट को ही हम क्या बोलते हैं, सह्याद्री भी बोलते हैं। ठीक है। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन ये मिलेगा मध्य गंगा के मैदानों में, और उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन ये मिलेगा तराई क्षेत्रों में। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या मिलेगा। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन 100 से 150 सेंटीमीटर जहाँ वर्षा होती है। ठीक है। इसके अलावा उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा। अल्पाइन वन ये हिमालयी क्षेत्रों में मिलते हैं 2800 से 4000 की मीटर की ऊंचाई पर। ठीक है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जहाँ पर वर्षा जो होती है वो 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है, 250 नहीं बल्कि 200 सेंटीमीटर से जब ज़्यादा वर्षा होती है तो वहाँ पर सदाबहार वन मिलते हैं। जैसे पश्चिमी घाट है, अंडमान निकोबार है, इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट इंडिया है। यहाँ पर सरदार सरोवर डैम किस नदी पर बना है, तो आपको पता है सरदार सरोवर डैम नर्मदा नदी पर बनाया गया। चलिए यहाँ पर देखिए इसको मैच करवाना है। भाखड़ा नांगल डैम ये कहाँ मिलेगा आपको, सतलज नदी पर। हीराकुंड महानदी, इडुक्की केरला में है, पेरियार। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर बना है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देश में एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र कितने हैं, एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र हमारे देश में 20 हैं। क्लियर, यहाँ पर आप देख सकते हैं नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे के अनुसार भारत को 20 एग्रो इकोलॉजिकल रीजन में बांटा गया है। इसके अलावा 60 कृषि पारिस्थितिक उप क्षेत्र, ठीक है, इसको उप क्षेत्रों में भी डिवाइड किया गया 20 को, तो 60 कृषि पारिस्थितिक उप क्षेत्र में डिवाइड किया गया। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है, भारत में आखिर कौन सा कारण यहाँ पर नहीं है जिस वजह से उत्पादकता कम है। जनसंख्या का दबाव, प्रच्छन्न बेरोजगारी, सहकारी कृषि। सहकारी कृषि की वजह से क्या उत्पादकता कम होती है, जी नहीं, उत्पादकता तो इससे बढ़ती है ना। ठीक है। चलिए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी। हरित क्रांति से गहरा संबंध किसका रहा है, डॉक्टर स्वामीनाथन का। ठीक है। भारत में हरित क्रांति के जनक किसको माना जाता है, डॉक्टर स्वामीनाथन को। ठीक है, एम.एस. स्वामीनाथन। आगे चले, किन महीनों में रबी फसल की बुआई होती है, तो रबी फसल अभी जब मैं इस अक्टूबर के महीने में इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अक्टूबर में इस समय धान कट रहे हैं। अब इसके बाद क्या होगा, गेहूँ बोया जाएगा, और गेहूँ वगैरह किस में आता है, रबी की फसल में आता है, तो अक्टूबर नवंबर। ठीक है, अक्टूबर नवंबर में ही रबी फसल की बुआई होगी, आप एक बार देख लें। ठीक, फसल कौन कौन सी रबी की है, गेहूँ है, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, आलू। आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप गांव से हैं, आपको पता होगा एग्जैक्ट। जैसे इस समय गेहूं बोया गया तो गेहूं में सरसों भी तो बोया जाता है उसी के साथ। ठीक है, तो गेहूं के साथ सरसों आपको याद हो गया। और इसी समय आपको पता है कि साग लाया जाता है, चने का साग, सरसों का साग, मटर। ठीक है, तो मटर भी ठंडियों में ही आती है, और जो मटर की सब्ज़ी है वो ठंडी में ही ज़्यादा बनती है। आलू भी इसी समय। आलू आपको पता है ना कि जब लोग आग सेंकते हैं घर के बाहर बैठ करके तो उसमें आलू 2-4 उसमें दबा दिया जाता है ताकि वो पक जाए, और वो खाने का मज़ा कुछ और ही होता है। ठीक है, तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पर खरीफ की फसल आप देख लें, जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है, जैसे अभी धान वगैरह कट रहा है। और जायद की फसल है जो ग्रीष्मकालीन, खीरा, ककड़ी, ये सभी जायद की फसल। तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, ये सभी। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 125, कौन सा शैल समूह भारत में धात्विक खनिजों के लिए प्रमुख स्रोत है, धारवाड़। ठीक है, जो इसमें धात्विक खनिज है, लोहा वगैरह, ये धारवाड़ समूह की चट्टानों में ज़्यादा मिलता है। गोंडवाना जो समूह है उसमें कोयला ज़्यादा मिलता है।
ठीक, भारत विश्व में अग्रणी है किस चीज़ का? अभ्रक का। ठीक है, अभ्रक का उत्पादन भारत में सबसे ज़्यादा होता है। यहाँ पर आपको बताना है कौन सा जोड़ा सही है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। बरौनी बिहार में है, असम में नहीं है। विशाखापत्तनम बिल्कुल सही है। महाराष्ट्र कोयना तेल शोधन केंद्र बिल्कुल गलत है, कोयना तेल शोधन केंद्र है ही नहीं है। कोयना एक नदी है और कोयना नदी पर कोयना डैम है महाराष्ट्र में। ठीक है, मथुरा तेल शोधन कारखाना ये है यूपी में, तो कौन सा सही है आपका? बी। आगे चलते हैं। यहाँ पर आपको बताना है उत्पादन क्षेत्र और मैच करवाना है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए जो खेतड़ी है कहाँ पर है? खेतड़ी में तांबा मिलता है राजस्थान में। ठीक, क्योंझर, क्योंझर में क्या है? क्योंझर है लौ एस के लिए फेमस है। क्योंझर कहाँ पर है? क्योंझर उड़ीसा में। कोडरमा, कोडरमा किस लिए फेमस है? तो कोडरमा में मिलेगा आपको अभ्रक। ठीक है, अभ्रक। और कोडरमा कहाँ है? कोडरमा है झारखंड में। कोरबा, कोरबा में कोयला। ठीक है, और ये छत्तीसगढ़ में। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं लौह एस क्योंझर, तांबा खेतड़ी, कोयला कोरबा और अभ्रक कोडरमा। क्लियर? भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध सर्वाधिक महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन कौन सा है? यूरेनियम, इरिडियम, थोरियम, प्लूटोनियम। भारत में सबसे ज़्यादा मिलता है थोरियम। कहाँ पर मिलता है? बालू में मिलता है। ठीक है, ये जो केरल, तमिलनाडु, आंध्र का ये जो तटीय बालू मिलता है उसी में ये मोनाजाइट मिलता है, और मोनाजाइट का प्रयोग हम कर सकते हैं किस में? नाभिकीय ईंधन के रूप में। ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट में। आगे चलें। यहाँ पर आपको बताना है कौन सही सुमेलित नहीं है। कैगा कर्नाटक में है, ये सब न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं। रावत भाटा राजस्थान, मुपांदल तमिलनाडु, एन्नौर मेघालय, मेघालय में भैया कहाँ पर है जो न्यूक्लियर पावर प्लांट? मेघालय में। एन्नौर कहाँ पर है? तमिलनाडु में। ठीक है, डेल्टा का निर्माण उन स्थानों पर होता है जहां निम्नलिखित नहीं होते हैं। चट्टान, तेज हवाएं, ज्वार भाटा, गहरा समुद्र। कौन सा नहीं होता? हालांकि देखिए अब यहाँ पर मैं बता दूं, तेज हवाएं हैं, ज्वार भाटा है। ज्वार भाटा कम प्रभावित करेगा डेल्टा के निर्माण के लिए। डेल्टा क्या होता है? जब नदियों का ढाल बहुत कम हो जाता है, अपने साथ वो अवसाद को बहाकर नहीं ले जा पाती, तो कई भागों में वो बट जाती हैं। जब आप इधर से देखेंगे तो ये डेल्टा टाइप दिखेगा। ठीक है, साइंस में या मैथ में पढ़ते हैं ना डेल्टा, तो जब आप इधर सागर वाले हिस्से से देखेंगे तो ये कुछ डेल्टा टाइप दिखाई देता है। तो अब ध्यान से देखिए, नदी अवसाद लेके आई, ज्वार भाटा तेजी से आया, पूरा अवसाद बहा ले गया। तेज हवा चल रही है, पूरा अवसाद बहा ले गई। गहरा समुद्र है, तो अवसाद आया, अवसाद वहाँ जमा ही नहीं हो पाया, वो समुद्र की तली में बह गया। तो यहाँ पर जो गहरा समुद्र है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि वहाँ पर डेल्टा का निर्माण नहीं हो पाएगा। ठीक है, जो वहाँ पर छिछला समुद्र होगा तब जाके अवसाद जमा हो पाएगा और डेल्टा का निर्माण हो पाएगा। तो ज्वार भाटा, चट्टानें, तेज हवाएं ये तो कारक हैं, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर क्या है? गहरा समुद्र। चलिए आगे चलते हैं। भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह कौन सा है? पारादीप। पारादीप कहाँ पर है? उड़ीसा में। कांडला गुजरात में। मरमागोवा गोवा में ही है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर आपको मैच करवाना है। अलेप्पी तमिलनाडु, एन्नौर उड़ीसा, पारादीप केरल, काकीनाडा आंध्र प्रदेश। चलिए मैच करवा लेते हैं। अलेप्पी एन्नौर कहाँ पर मिलेगा आपको? तमिलनाडु। अलेप्पी केरल में, पारादीप उड़ीसा में, काकीनाडा आंध्र प्रदेश में। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। देख लीजिए, अलेप्पी केरल, एन्नौर तमिलनाडु, पारादीप उड़ीसा, काकीनाडा आंध्र प्रदेश। भूकंप के समय किन तरंगों का उद्भव होता है? जब अर्थक्वेक आता है तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी नहीं बोलते, उसको लव वेव्स या सरफेस वेव बोलते हैं। ठीक है, लव वेव या सरफेस वेव। इसकी स्पीड प्राइमरी की सबसे ज़्यादा, सॉलिड की सेकेंडरी वेव की उससे कम और लव वेव्स की उससे कम। स्पीड की बात हो रही। ठीक है, इसीलिए जब भूकंप आता है तो सबसे पहले प्राइमरी वेव आती है, उसके बाद सेकेंडरी, और सरफेस वेव सबसे लास्ट में आती है। सरफेस वेव सबसे खतरनाक, सेकेंडरी वेव उससे कम खतरनाक, प्राइमरी वेव उससे कम खतरनाक। जब आपको भूकंप की पहली तरंग महसूस हो तो आप तुरंत बाहर निकल जाओ। ठीक है, किसी खुले मैदान में चले जाओ। क्यों? क्योंकि प्राइमरी के बाद सेकेंडरी आने वाली है जो उससे खतरनाक है। सेकेंडरी के बाद लव वेव से सरफेस वेव आएगी जो सबसे खतरनाक है। ये नहीं कि एक बार भूकंप का झटका महसूस हुआ तो अरे यार अब तो चला गया। नहीं भैया, जान बचाना है तो भाग जाओ वहाँ से। ठीक है, चलिए आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट केसिस्को यहाँ पर आपको मैच करवाना है। केसिस्को ये और मैकिनले, एल्ब्रोस, किलिमंजारो।
किलिमंजारो कहाँ पर है? तंजानिया में, अफ्रीका में। एल्ब्रुस हमने देखा यूरोप में है, भारत और एशिया और यूरोप के बीच की बाउंड्री बनाता है। माउंट मैकिनले उत्तरी अमेरिका, ठीक है, और इसके बाद माउंट कोसिस्को ये है ऑस्ट्रेलिया में। क्लियर? चलिए आगे चलें। आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स प्रांत में है माउंट कोसिस्को, और माउंट मैकिनले अलास्का रेंज की सबसे ऊंची चोटी, ठीक, इसका नाम क्या हो गया? डेनाली। और एल्ब्रुस रूस और यूरोप का सर्वोच्च पर्वत। किलिमंजारो तंजानिया में है। तंजानिया की राजधानी कहाँ है? डोडोमा। स्पेन और फ्रांस के बीच कौन सा पर्वत सीमा बनाता है? तो आपको पता है पेरिनीज पर्वत है, ठीक है। स्पेन और इधर स्पेन मिलेगा, इसी से सटा हुआ पुर्तगाल है, और यहाँ पर फ्रांस, इसके बीच में एक पर्वत है, वो कौन सा है? पेरिनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण अमेरिका में खनिजों का भंडार वाला क्षेत्र कहाँ पर है? ये मिलेगा आपको पैटागोनिया के पठार वाला हिस्सा है पूरा। निम्न में से कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता? अजरबैजान, ईरान, कजाकिस्तान ये सब सीमा बनाते। इराक तो इधर आ जाता है बहुत ही साइड में, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं, एक बार आप मैप ज़रूर देखें। ये जो मैप वाले क्वेश्चन है यहाँ पर तो आप देख रहे हैं, लेकिन आप अपने पास मैप ज़रूर रखें, ठीक है। अजरबैजान, रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान ये वो क्षेत्र हैं जो कैस्पियन सागर से बाउंड्री लगाते हैं, 5 देश। आगे चलें, निम्न में से किन के साथ इजराइल की साझी सीमाएं हैं? तो इजराइल की जो सीमा है वो लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र, ठीक है, इनके साथ सीमा लगती है। फिर से मैप वाला क्वेश्चन है, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ आप अपने पास एटलस ज़रूर रखें और उनको देखें, ठीक है, क्योंकि आप जब एटलस बार बार देखेंगे तभी आपको लोकेशन एग्जैक्ट याद हो पाएगी। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग कौन कौन से हैं? हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आप जानते हैं कि ये जो अफ्रीका का हिस्सा यहाँ पर है, ठीक है, इधर सऊदी अरब वगैरह है, इधर पूरा ये अरब सागर है, ठीक। तो यहाँ पर देखेंगे इरिट्रिया, सोमालिया, इथोपिया, ये जो 3 यहाँ पर देश हैं ये किस में आते हैं? इनको हम हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका, सोमालिया, इथोपिया, जिबूती, ठीक है। इसके अलावा इसमें इरिट्रिया को भी शामिल कर लेते हैं, लेकिन हालांकि यहाँ देख सकते हैं आप जिबूती, इथोपिया, इरिट्रिया और सोमालिया 4 देश आते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। आगे चलें, 38 डिग्री समानांतर रेखा किन 2 देशों को विभाजित करती है? 38 डिग्री विभाजित करती है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को। 49 डिग्री विभाजित करती है किसको? संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा को, ठीक है। कौन सी जोड़ी राष्ट्र एवं राजधानी सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कि कौन सुमेलित नहीं है। चिली की राजधानी सैंटियागो सही है, अर्जेंटीना की ब्यूनस आयर्स सही है, उत्तर कोरिया की सियोल बिल्कुल गलत है, उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है, ठीक है। इथोपिया की अदिस अबाबा बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यहाँ पर उत्तर कोरिया की राजधानी सियोल नहीं, दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आपको बताना है, मैच करवाना है कि किस झील के तट पे कौन सा यहाँ पर जो शहर है वो बसा हुआ है। चलिए देख लेते हैं। देखिए गैरी सिकागो ये सब मिशिगन झील के तट पे है। इरी झील के तट पे कौन सा है? डेट्रॉयट है, ठीक है। और सुपीरियर झील के तट पे कौन सा है? डुलुथ है। और ओंटारियो झील के तट पे कौन सा है? हैमिल्टन है, ठीक है। फिर से आप एक बार मैप खोलें, उत्तर अमेरिका का मैप, और जो इसमें 5 झीलें हैं उन झीलों के तट पे इनको देखें। निम्न में से कौन पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? पक्षियों का महाद्वीप किसे कहते हैं? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को। जो महासागरीय धारा शेष 3 से भिन्न है वह कौन सी है? चलिए देख लेते हैं। बेंगुला, दक्षिण भूमध्यरेखीय, ब्राजीलियन, पेरुवियन। ध्यान से देखिएगा, जब आप महासागरीय धारा पढ़ते हैं तो उसको आप कई प्रकार से डिवाइड करके पढ़ते हैं। अटलांटिक ओशन की धारा, पैसिफिक ओशन की धारा, हिंद महासागर की धारा, एक डिवीज़न ये हुआ। दूसरा डिवीज़न गर्म धारा, ठंडी धारा, इस टाइप पढ़ते हैं। तो आप ध्यान से देखो, अगर बेंगुला, दक्षिण भूमध्यरेखीय, देखिए दक्षिण भूमध्यरेखीय आपको हर जगह मिलेगी, ठीक है। चाहे वो पैसिफिक ओशन की धारा पढ़ें, चाहे वो अटलांटिक की पढ़ें, चाहे वो आप यहाँ पर इंडियन ओशन की पढ़ें। ब्राज़ीलियन धारा, ये सब ब्राज़ीलियन धारा, बेंगुला, दक्षिण भूमध्यरेखीय, तो ये अटलांटिक ओशन की धारा हो गई। जबकि यहाँ पर जो आप देख रहे हो पेरुवियन धारा, या इसे ही हम्बोल्ट धारा भी कहते हैं, जो कि एक ठंडी जलधारा है, ये पाई जाती है प्रशांत महासागर में। तो यहाँ पर जो पेरुवियन धारा है वो बाकी 3 से अलग है। बाकी 3 किस में आती हैं? अटलांटिक ओशन में, वो भी दक्षिणी अटलांटिक में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं।
निम्न में से कौन जल प्रवणता लवणता की प्रवणता को बताता है। ठीक है, अर्थात कि जल में गहराई पे जाने पर लवणता की मात्रा में कैसे चेंज होता है, ये कौन सी यहाँ पर लाइन बताती है, हैक्लोक्लाइन। क्या नाम है, हैक्लोक्लाइन, हेलोक्लाइन नहीं, हैक्लोक्लाइन। ठीक, चलिए आगे चलें। संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। क्लियर, ग्रीनलैंड सबसे बड़ा द्वीप है। इसके बाद आप देख सकते हैं पापुआ न्यू गिनी, बोर्नियो, ये सब द्वीप आते हैं। मेडागास्कर। विश्व का सबसे गहरा समुद्री गर्त कौन सा है? ये है चैलेंजर। ठीक है, चैलेंजर गर्त। और यहाँ पर चैलेंजर जो मिलेगा आपको कहाँ पर, इसकी लोकेशन आप बताइए। प्रशांत महासागर में इसकी लोकेशन विद्यमान है, फिलीपींस के पास। आगे चलें। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी तो ये है अमेजन। याद रखना, अगर विश्व की पूछा जाए तो वो नील नदी है जो कि पाई जाती है अफ्रीका में। ठीक है, भूमध्य सागर में गिरती है। और ये जो अमेजन है वो दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है, लेकिन कैचमेंट एरिया जलग्रहण क्षेत्र में अमेजन सबसे बड़ी नदी आती है। ठीक है, जब बात आएगी कैचमेंट एरिया की तो अमेजन सबसे बड़ी नदी हो जाएगी विश्व में। ठीक है, और दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी तो है ही है अमेजन, लेकिन अगर विश्व में लंबाई के हिसाब से पूछा जाए तो वो हो जाएगी नील नदी। एशिया की निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण में प्रवाहित होती है? दक्षिण में प्रवाहित होती है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। आमूर, ओब, लीना, साल्विन। यहाँ पर ये जो देख रहे हैं आमूर, ओब और लीना, पहले इन तीन नदियों के बारे में देखें। ये जो आमूर नदी है कहाँ गिरती है? ओखोटक्स सागर में गिरती है, ऊपर की ओर जाती है ऐसे, ओखोटक्स। जो ओब नदी है वो कारासी में गिरती है, कारासी, आर्कटिक ओशियन। इसके बाद लीना नदी, लीना नदी कहाँ गिरती है जाके? यहाँ पर ये लापटेप सी में गिरती है, लापटेप सी। और ये जो लापटेप सी है, कारासी है, ये कहाँ पर है? आर्कटिक ओशियन में आते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये जो आमूर, ओब और लीना है इधर ऐसे ऐसे जा रही हैं, उत्तर की ओर जा रही हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सी नदी है जो दक्षिण में प्रवाहित होती है। तो ध्यान से देखिए, ये जो साल्विन नदी है ये तिब्बत के पठार से निकलती है और म्यांमार के साइड से होते हुए आकर के अंडमान सागर में गिर जाती है। तो ये जो साल्विन नदी है वो दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। मैप में आप एक बार ज़रूर देख लें। ठीक है, तो दोस्तों ये हमने 150 क्वेश्चन पूरा कंप्लीट किया और मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना वीडियो कैसा लगा। और हाँ, चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।